नमस्कार, म्हजें नांव पंकज. तुमी पळयतात प्रुडंट मिडिया. सेन्सिटीव इश्यू सध्या तरी गोंयान थोडे फॉर इट, थोडे नॉट फॉर इट. थोडे म्हणटात गोंयकारांचें ऑक्युपेशन ते गोंयकारां कडेनच रावपा जाय. थोडे गोंयकार म्हणटात की हे कॉम्पिटिशन वाडपाक जाय. वी नीड मोर सर्विसीस, ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्विसीस. पण आयज आनी एक प्लेयर ह्याच बोवळान गोंयान उतरता आनी तो म्हटल्यार अपना भाडाचो सर्वे सर्वा मुर्तजा अली. थैंक यू सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इज़ कैलकुलेटिव स्टडी करके रिस्क लेके आप गोवा में आना चाहते हैं. पर जब आप ये कैलकुलेटिव रिस्क और स्टडी करके आप गोवा में आना चाहते हैं, तब क्या रिसर्च करके आपने सोचा कि गोवा में आ सकते हैं? देखिए, कैलकुलेटिव रिसर्च की जहाँ तक बात है पंकज जी, तो कैलकुलेटिव रिसर्च ये होती है कि आप अपने बिजनेस के बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट कर सकते हैं. दूसरी चीज, आपको मिनिमम बिजनेस कितना मिलना चाहिए जिससे आपका सर्वाइवल निकल जाए और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए. तो जहाँ इस कैलकुलेशन की बात है, तो अगर मैं अपनी बात करूं अपना भाड़ा की, तो अपना भाड़ा तो आपके जो टूरिस्ट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करने के बाद भी सर्वाइवल स्टेज में है. तो हमारे लिए ये चीज बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वी आर वर्किंग विद नॉन जीपीएस प्लेटफॉर्म, यानी फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं. तो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक फ्लीट को रन करें या 1 लाख फ्लीट को रन करें, हमारे लिए बराबर है. पहली चीज. सेकंड चीज ये है कि हम एक एडवर्टाइजिंग मॉडल के साथ में आ रहे हैं. हमने अपने ऐप के ऊपर, अपनी टैक्सीज के ऊपर ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट करी है. यानी हमारी फ्लीट के ऊपर कॉमर्शियल ऐड जो डिपार्टमेंट से अलाउ है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, वो ऐड हमारे रहेंगे और वो ऐड हमारे टेक्नो से भी ऐड रहेंगे. यानी हम उसको सिस्टम से बैठ के हर 30 सेकंड के अंदर एक एडवर्टीजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं. तो उस पे जो हमारी टैक्सीज का जो रेंटल है सॉरी, वो रेंटल इतना अच्छा रेंटल प्रपोजल हमारे पास है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं मार्केटिंग का, ये हमारी मोनोपोली है, हमारी अपने इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी है. तो इसमें हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है. अब एक प्रोडक्ट का अगर ऐड चलता, आपको ध्यान है आईपीएल अपना साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप होता है या कोई भी टूर्नामेंट्स होता है, आपने देखा होगा वहां ट्रक्स के ऊपर न्यून साइन डिस्प्ले बोर्ड्स चलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के, पेप्सी, कोका कोला या कैस्ट्रोल, ऐसे प्रोडक्ट्स के. वही एडवर्टाइजमेंट को हम इंडिया में फ्लीट्स के ऊपर उतार के लाए. मोटर व्हीकल एक्ट की एक कंडीशन है कि एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी फ्लीट में तभी पॉसिबल है जब वो फ्लीट कैश परचेज में खरीदा गया हो. क्योंकि पहले होता था कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट फ्लीट के ऊपर होते थे. जब ओला या उबर जैसे प्लेटफॉर्म भी आए थे तो फ्लीट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होता था. अब उस चीज के ऊपर एक तरह से रोक लगी मोटर व्हीकल एक्ट में, जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद कैश परचेज के ऊपर जो फ्लीट परचेज किए गए हैं उसी पे आप ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट कर सकते हो, आप ऐड जो है वो कर सकते हो. तो हमने डिसाइड किया कि हम फिलहाल 161 व्हीकल हम गोवा में उतारेंगे जो हमारे कैश परचेज के ऊपर हैं. अब उनके ऊपर जो रेंटल इनकम हमारे पास आ रही है एडवर्टाइजमेंट की, वो इनकम हमारे पास पर किलोमीटर पे आ रही है. यानी हमारी फ्लीट जो रन करेगी, उसके जितने किलोमीटर वो फ्लीट रन करेगी, उससे हमको जो इनकम जनरेट होगी, वो इनकम इतनी सफिशिएंट है कि हम हमारे फ्लीट को, हमारे टूरिस्ट को, हमारे टैक्सी ऑपरेटर को अगर हम फ्री सर्विस सर्व करेंगे तब भी हम लॉस में नहीं है. हमारा मोटो ये है कि हमारी गाड़ी रन होनी चाहिए. तो अगर हम एक पैसेंजर को एयरपोर्ट से उसके होटल में ड्रॉप करके अगर हमें वापस एम्प्टी भी आना पड़े, देन ऑल्सो इट इज अफोर्डेबल टू अस. और हमारे जो ऑपरेटर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हम ये फ्लीट दे रहे हैं चलाने के लिए, उनको हम उनकी एम्प्टी जर्नी का भी हम पैसा पे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हमको एडवर्टाइजमेंट में मिल रहा है. तो इसलिए ये हमारा कैलकुलेटिव रिसर्च था जिसको हमने गोवा में, हमने यहाँ ये चीज देखी कि टूरिस्ट का अगर हमारे पास एडवांस बुकिंग है तो हम हमारे व्हीकल्स को मैक्सिमम रन कर सकते हैं. यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैफिक के अंदर कंजेशन नहीं है. जैसा मेट्रो सिटी के अंदर अगर मैं 12 घंटे मेरे एक फ्लीट को मैं रन करूंगा, तो 12 घंटे रन करने में मेरा गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है.
वहीं अगर गोवा में मेरी गाड़ी 12 घंटे रन करेगी तो वो 300 350 किलोमीटर आराम से चल लेगी। हम्म। तो मुझे, मेरा सर्वाइवल यहाँ पे वो ज्यादा है कि मुझे 350 किलोमीटर के ऊपर एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा, तो मेरे ऑपरेटर को भी मैं पे कर पा रहा हूँ। ये मेरा कैलकुलेटिव रिसर्च था जिसके ऊपर मैंने गोवा में आने का सोचा। पर बहुत सारे ऑफर्स आप लेके आए हैं गोवा के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो ये ऑफर्स के बारे में आप बताइए। आप पूरे प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं गोवा में, तो फिलहाल कोविड का सिचुएशन है, कैसे कैसे आप कर पाएंगे ऐसे? देखिए, अभी हमारा जो पहला ऑफर था कि जो लोग गोवा के एयरपोर्ट पे उतरते हैं या गोवा में रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं मडगांव में या कहीं और उनका एडवांस बुकिंग है किसी होटल में, रिजॉर्ट में, और उसकी प्रायर बुकिंग अगर हमारे पास है, चाहे हमारे ऐप के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू या होटल ऑपरेटर के थ्रू, अगर हमारे पास वो एडवांस बुकिंग है, हम्म। अगले 2 महीने हम उनको वो राइड फ्री देने वाले हैं। मीन्स एयरपोर्ट टू उनके होटल या रिजॉर्ट में, वहां से उनका पूरा साइट सीइंग, वापस उनके होटल पे, और उसके बाद उनका एयरपोर्ट या स्टेशन, यानी एक पैसेंजर, एक टूरिस्ट जितने दिन गोवा में रहेगा उसको हम ये फ्री ट्रेवल देंगे। और इसके लिए हमने एडवांस बुकिंग ली है सो दैट कि हमें, हमारे पास पूरा ट्रेवल चार्ट बना हुआ है कि हमें किस पैसेंजर को कब सर्व करना है। हम्म। ये इसलिए इसका एक बड़ा पार्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि गोवा के अंदर जो टूरिस्ट आ रहा है उसका जो ट्रेवल पैकेज रहता है उसका 40% पार्ट लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। हम्म। यानी आपको मैं अगर ऐसे बताऊं तो एक पैसेंजर अगर बॉम्बे से गोवा आता है तो इस टाइम पर उसका फ्लाइट का टिकट है 2300 रुपये। और वही पैसेंजर अगर एयरपोर्ट से उतर के कलंगुड़ जाना चाहता है तो आपका एयरपोर्ट से टैक्सी वाले जो उसको फेयर लेते हैं, या कलमगुड़ से एयरपोर्ट वापस आने के लिए उसको 2000 रुपए तक चार्ज किया जाता है। तो अगर पूरा एक एक पैसेंजर, अगर एक कपल आके गोवा के अंदर 3 दिन या 5 दिन अगर वो नॉर्थ और साउथ गोवा में रहता है, हम्म। तो एवरेज वो 7 से 8 हजार रुपए टैक्सीज के ऊपर खर्च करता है पूरा हम्म। दिन हायर करता है। अब अगर हमने वो ऑफर फ्री कर दिया तो वो 7 हजार रुपए या 8 हजार रुपए एक ऑपरेटर के, एक पैसेंजर के बच गए। टोटल उसका पैकेज 35 हजार रुपए के आसपास गोवा में पड़ता है इस वक्त, होटल का डिस्काउंट, फ्लाइट का डिस्काउंट, सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद। और आप देखेंगे कि आज की तारीख में आप 25 हजार रुपए में बैंकॉक, पटाया या फिर दुबई भी जा सकते हैं। हम्म। तो अब एक पैसेंजर के लिए दुबई जाना ज्यादा सस्ता है या गोवा जाना ज्यादा सस्ता है? तो अब उस पैकेज में अगर हमने 8 से 10 हजार रुपए कम कर दिया, यानी उसका ट्रैवल टैक्सी फ्री कर दिया, तो उसका वही पैकेज जो 35 हजार रुपए का पड़ रहा था वो 25 हजार रुपए में आ गया। अब जब 25 हजार रुपए में आ गया और उसको पासपोर्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है तो वो गोवा इजीली आ सकता है। पर इस आप जब जी, ऑफर्स की बात करते हो और डिले भी बहुत हो चुका है, लॉस के बारे में आपको भरपाई कैसे कर पाएंगे इसी दौर में? देखिए, हमें सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि हमारी गाड़ी रोड पे नहीं चल पाई अब तक। हम्म। अगर वो गाड़ी रोड पे चलती तो हमारा रेवेन्यू आता। लेकिन ये इनिशियल लॉस है। लेकिन इस लॉस को देखते हुए हमें कई सारी चीजें, हमें स्टैंडिंग भी मिल रही है। और जिस वक्त हमने अपना प्रपोजल रखा था, हमने जब गोवा आने का डिसाइड करा था, यहाँ पे ऐप एग्रीगेटर के बारे में आना या उसके बारे में सोचना बहुत दूर की बात थी। हम्म। जैसे एक ऐप यहाँ पे जीटीडीसी के सपोर्ट से चल रहा था, गोवा माइल्स, उसके लिए भी काफी काफी अपोज किया जा रहा था, काफी उसको स्क्रैप करने की बात चल रही थी क्योंकि वो एक अकेला था। लेकिन आज हमने हिम्मत करी और हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से कोशिश में है कि हम आए। तो हम्म। हमारे साथ साथ कई और ऐप प्लेटफॉर्म भी आने की तैयारी में है। तो इससे एक बड़ा फर्क तो आया ही है, लोगों की मेंटेलिटी बनी है। इवन नॉट इन गोवा, सबसे बड़ा हमें जो मेहनत करनी पड़ी है, हमें गोवा के बाहर मेहनत करनी पड़ी है। पैन वर्ल्ड हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप गोवा जाएंगे तो हम आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री देंगे। गोवा के अंदर हमारी सर्विसेज में आपको टैक्सी ऑपरेटर से या ड्राइवर्स के साथ जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ये सारी चीजों के ऊपर हमने मेहनत करी है। और अगर जब तक के ये चीज आप इसको देख रहे हैं लॉस, और मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट के पार्ट की तरह देख रहा हूँ कि ऑल्दो ये हमारा डिले है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट हमारा लगा वो इन्वेस्टमेंट हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट ही देने वाला। हम्म। तो एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सुरक्षा, इकोनॉमिकल और पारदर्शिता,
ये 3 सिद्धांतों पे आप काम कर रहे हो और ये टैक्सी बेस्ड सर्विस अपना भाड़ा गोवा में लेके आ रहे हो। एक सवाल ऐसा उठता है कि नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टैक्सी सर्विस ऐप्स से, पर इस पे आप गोवा में सुरक्षा की तरफ से कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करूँ। जो नेगेटिविटी आती है सुरक्षा को लेके किसी भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, वो किसी भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से नहीं होती है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी के बैरियर्स होते हैं। हम्म। कोई भी ऐप एग्रीगेटर जो भी यूज हो रहा है, चाहे आपका गोवा माइल्स हो, चाहे ओला हो या उबर हो, या और भी कोई लोकल ब्रांड हो, उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो गूगल है। गूगल का जीपीएस सिस्टम आपको जो है वो सिक्योरिटी के लिए फीचर में काम आता है। मैप देखते हैं आप, या उसका पैनिक बटन सिस्टम है। हर चीज के अंदर, उसके अंदर क्या होता है पंकज जी, टू वे कम्युनिकेशन है। एक डिवाइस गाड़ी के अंदर लगा होता है और एक आपके मोबाइल के ऊपर आप उसको वॉच कर रहे हो, राइट। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब जो डिवाइस गाड़ी के अंदर लगा है, आप जिसको ट्रेस कर रहे हैं, आप उसके अंदर लगी हुई सिम जो सर्विस प्रोवाइडर की, आप उसको ट्रेस कर रहे हैं या उस डिवाइस को ट्रेस कर रहे हैं, आप उस फ्लीट को ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो उस डिवाइस के अंदर, उस गाड़ी के अंदर लगे हुए डिवाइस को जब भी ब्रेक कर दिया जाता है, यानी सिम निकाल दी जाए या डिवाइस बंद कर दिया जाए किसी भी तरीके से, और उसके कुछ 1100 तरीके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है आजकल। हर आदमी सबसे पहले देखता है कि डिवाइस को कैसे बंद किया जाता है। तो अगर वो सिक्योरिटी बैरियर लगा, तो ये फेलियर गूगल का है, जीपीएस सिस्टम का है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है। वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब हम अपने आप को इसमें कैसे अलग रखते हैं, क्योंकि हम जीपीएस ही नहीं लगा रहे, हम डिवाइस ही नहीं लगा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी है फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी में जो गाड़ी चल रही है उसके अंदर, उसके इंजन में जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, एलएनजी हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, वो फ्यूल से जब वो इंजन में जलता है, उससे एक टाइप का रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन को सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, और एक रॉ फाइल को हम एक सीएमवी फाइल के अंदर, कॉम्पैक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करके हम उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसके अंदर उसके मिसिंग के, उस डेटा के मिसिंग के चांस 0.01% भी नहीं है। एक गाड़ी का एक बार जो डेटा हमारे सिस्टम पे आ गया, तो उसके बाद वो गाड़ी कभी मिसिंग नहीं हो सकती। चाहे उस गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी जाए, उस गाड़ी का कलर बदल दिया जाए, अगर वो गाड़ी आपकी चोरी भी हो जाती है और उसका इंजन निकाल के कहीं स्क्रैप कर दिया जाता है और किसी दूसरी गाड़ी में लगता है, तब भी जैसे ही वो स्टार्ट रहेगा हमारे पास लोकेशन आएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, उसकी लास्ट लोकेशन आएगी। तो जो सिक्योरिटी को लेके जो डाउट्स हैं कि ऐप बंद कर देंगे, या जैसा पहले पास्ट के अंदर होके चुका है कई बार, तो वो सारी चीजें, उन सब चीजों से हम काफी ऊपर हैं। हमारा पैनिक बटन आपके ऐप के ऊपर है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमको पैनिक बटन भी अलग से गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमारा पैनिक बटन आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा। जो आप ट्रैवल कर रहे हो और आप जब अपने ऐप को देख रहे हो, तो उसके ऊपर एक पैनिक बटन सामने दिख रहा है, आपने उस पैनिक बटन को दबा दिया तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि ड्राइवर ने बदतमीजी करी और पैसेंजर को उतार दिया, तो वो ड्राइवर, पैसेंजर पैनिक बटन ही नहीं दबा पाया। पैनिक बटन नहीं दबाएगा तो ऑपरेटर को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, या डिपार्टमेंट को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन हमारे इस सिस्टम के अंदर तो पैनिक बटन ड्राइवर के, कस्टमर के मोबाइल के ऐप के ऊपर आ रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई पैसेंजर ड्राइवर के साथ बदतमीजी करता है, या 2-3 लोग मिलकर गाड़ी को छीन लेते हैं, ड्राइवर को हटा देते हैं, तो सेम पॉसिबिलिटी ड्राइवर के साथ भी है कि वो अपनी गाड़ी को रिकवर कर सकता है। तो सिक्योरिटी हर लेवल पे है। फुल प्रूफ इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कह सकते हैं। बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है ये। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा का पूरा डेटा, आप जैसे जीपीएस पे जो ऐप चल रहे हैं, उस जीपीएस सर्विस प्रोवाइडर कहीं ना कहीं मोबाइल ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होता है। किसी ने आइडिया का सिम यूज करना है, किसी ने वोडाफोन का करना है, किसी ने जियो का करना है। तो डेटा लेना सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ये पूरा डेटा एक सिंगल विंडो पे कलेक्ट हो रहा है। तो इसकी जरूरत चाहे पुलिस डिपार्टमेंट को हो, आरटीओ को हो, या किसी और एजेंसी को हो, एक सिंगल पॉइंट पे आपको पूरा डेटा सिक्योरिटी के साथ में आपको मिलेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज उसको यूज कर सकती हैं। उसके साथ साथ जो एक बात आती है इकोनॉमी की,
तो इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि हमने हमारे ऐप के ऊपर ऑल्टरनेटिव इनकम जो एडवर्टाइजमेंट के रास्ते डेवलप करी है, उससे ना तो पैसेंजर के ऊपर कोई बर्डन पड़ने वाला है, हम्म। ना ही टूरिस्ट के ऊपर कोई बर्डन, टैक्सी ऑपरेटर के ऊपर कोई बर्डन पड़ने वाला है। अब जो ऐड करवा रहा है वो हमको इतना सफिशिएंट पैसा दे रहा है कि उसके पैसे से हम अपने फ्लीट को मूव कर रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें आपकी हो गई। और पारदर्शिता का जहां तक सवाल है, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम कभी भी एक ऑपरेटर को, एक कस्टमर को एक गाड़ी की इंफॉर्मेशन नहीं देते। हम्म। उसको बंडल ऑफ फ्लीट्स, उसके एरिया में कितने फ्लीट्स अवेलेबल है उनकी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। वो अपनी चॉइस से अपनी राइड को ऑप्ट कर सकता है। ये तो बात है अभी कि हम लोग फ्री चला रहे हैं 2 महीने, अदरवाइज जब पेड राइड होगी तब भी कस्टमर अपनी चॉइस से ले सकता है। और उसको जब पता होगा कि उसके लिए 4-5 ऑप्शन अवेलेबल है, और ऑपरेटर को यह पता होगा कि उसको कहाँ, पैसेंजर ने कहाँ जाना है, तो वो हम्म। अपनी चॉइस से राइड का प्राइस जो है वो कम भी कर सकता है अगर उसको रिटर्न फेयर चाहिए तो। इससे क्या होगा कि हर एक कस्टमर को और हर एक ऑपरेटर को उसका चॉइस मिलेगा, क्योंकि अपना वाला ने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करा है, जहां पे कस्टमर आके अपनी डिमांड रख सकता है और ऑपरेटर आके अपनी अवेलेबिलिटी रख सकता है। दोनों का मैच डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, एक सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से होगा, और उसकी सिक्योरिटी की गारंटी अपना बढ़ाना है। कोविड का टाइम है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इसी टाइम पे आप लॉन्च कर रहे हो। तो आपकी एक और स्कीम है जहाँ पे आप जो टूरिज्म सेक्टर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको आप 1 लाख वैक्सीन्स देने की बात भी कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। देखिए, इसको पहली चीज तो हमें स्कीम नहीं कहना चाहिए। ये एक तरीके से हमने जब ये देखा कि ऑनरेबल सीएम के स्टेटमेंट आए कि वो गोवा में लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे फाइनेंशियल काफी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी गोवा की टूरिस्ट के ऊपर टिकी हुई है। हम्म। पर अभी दो चीजें इसके अंदर केस खड़े हो गए। आपने तो कह दिया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, पर पैन इंडिया में आप देखेंगे 3-3 लाख केस एक एक दिन में आ रहे हैं, 3.5-3 लाख केस आ रहे हैं। अब कोई टूरिस्ट ऐसे में रिस्क लेके गोवा आए, तो उसको एक तो सिक्योरिटी, एक तो उसको श्योरिटी चाहिए कि वो कोविड के केसेस में सिक्योर है, हम्म। सेफ है। ठीक है। दूसरी सेम सिक्योरिटी हमारे ऑपरेटर्स को, या जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है हॉस्पिटलिटीज का, जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, या आपका जो होटल के रिसेप्शन का स्टाफ है, हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उनको भी एक सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो पहले ही कम आ रहा है, और जो आ रहा है वो कहीं भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन टूरिस्ट से इंटरेक्ट होगा ही होगा, बातचीत करने के लिए टैक्सी सर्विस में, उनको होटल में सर्व करने के लिए, रेस्टोरेंट में, बार्स में, कसिनोज में। तो उनके लिए, हमारे लिए दोनों चीजें हैं। हमारे गोवा की लाइफलाइन भी सिक्योर चाहिए, और दोनों वाइस वर्सा टूरिस्ट को भी सेफ्टी चाहिए। अगर हमने हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जो हैं, हॉस्पिटैलिटी का जो स्टाफ है, अगर हमने उसको वैक्सीनेशन कर दिया, तो आने वाले टूरिस्ट को हम जो है वो थोड़ा सा एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप गोवा आएंगे और आप जो है वो सेफ रहेंगे, क्योंकि आप जिन लोगों से इंटरेक्ट रहेंगे वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड रहेंगे, हम्म। तो उनसे आपको कोविड नहीं फैलेगा। उसी के साथ साथ हम हमारे स्टाफ को ये सिक्योर कर पाएंगे, होटल के स्टाफ को, टैक्सी ड्राइवर्स को, बस ड्राइवर्स को, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है ही नहीं जो वर्क फ्रॉम होम किया जा सके। इसके लिए उनको टूर से कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो सामने लाना ही पड़ता है। उनका जो है वो कैसे ना कैसे इंटरेक्शन होता ही है, तो उनका इंटरेक्शन भी सेफ हो जाएगा। हम्म। तो इसके लिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक ऑफर रखा था गवर्नमेंट के सामने कि ऑन पेड भी अगर करना पड़े तो 1 लाख वैक्सीनेशन तो हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। पर अब माननीय सीएम ने अपनी तरफ से 5 लाख वैक्सीन फ्री लगाने की बात तो कही है, लेकिन हमारा प्रपोजल तो अभी सीएम साहब की टेबल पे है, और उसकी तरफ से उस पे उसका एग्जीक्यूट वो कब करने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। हमें बताया गया था कि म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है आपके, जो आज शायद 26 तारीख को आज पूरे खत्म हो गए हैं, इसके बाद इस पे कोई एक्शन होगा तो माइट भी कल मॉर्निंग में हमें इसका रिप्लाई मिलेगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना। ऑलराइट, सो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्टअप में कर दिया है गोवा में, पर जितना पैसा आप गोवा में लगा रहे हैं, कि क्या आपने टैक्सी ओनर्स या गवर्नमेंट सेटअप से बात कर दी है ऑलरेडी? देखिए, दो चीजें हैं। टैक्सी ओनर से बात करने का तो कहीं से कोई सवाल नहीं उठता, हम्म। क्योंकि फ्लीट हमने लिए हैं। हमने लोगों को, जो नीडी पर्सन है उनको हमने एज ए गिफ्ट
या एज ए डोनेट हमने उनको दिए हैं, और उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हमने किया है, जिसमें हम 2,500 रुपये पर डे का उनको गारंटी इनकम की बात कर रहे हैं। पहली चीज, हम्म। तो टैक्सी ऑपरेटर से या टैक्सी यूनियन से बात करने का कहीं कोई सवाल नहीं। हम्म। हमारा पैसेंजर अगर हमको ऐप के थ्रू बुला रहा है, हम वो सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसको पिकअप कर रहे हैं और हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, हम्म। तो हम किसी स्टैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जो है किसी पब्लिक प्लेस में पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अपना रोड साइड पार्क करेंगे या हमारा अपना पार्किंग होगा, तो हमें किसी डिपार्टमेंट से उस लेवल पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ, हमारी जो फ्लीट है, वो फ्लीट के डॉक्यूमेंटेशन में जो आरटीओ का प्रोसीजर है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है, वो सारे नॉर्म्स का हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। सरकार को हमने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी है। वो रिक्वेस्ट हमने सिक्योरिटी के लिए दी है कि हम भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, और हम भी सेफली काम करें, हमारे ड्राइवर भी सेफ रहें, आप लोग भी जो है वो सेफ्टी के साथ में एक अच्छी सर्विस को ऑप्ट कर पाए। तो किसी भी तरह से अगर लोकल ऑपरेटर उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं हम्म। और लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन की कहीं सिचुएशन मेंटेन कहीं बनती है, तो वो खराब ना हो, उसके लिए हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया है। उसके अलावा तो जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है, हम्म। एमवीएफ के अकॉर्डिंग जो ऐप एग्रीगेटर को पूरे करने रहते हैं, जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन पूरे भारत के लिए सेम है, तो उसको हम पूरा कर ही रहे हैं। आपने और एक बात करी थी कि जो टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन है, उनके लिए आप 2 करोड़ रुपए पहले देंगे उनकी टेक्निकल जो सेटअप है वो इंक्रीज करने के लिए, और वॉट एवर हेल्प दे नीड। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है, सुप्रीम गोवा हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में लोकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम्म। जहां पे आपको कोई नहीं पहचानता और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपको जीपीएस बेस्ड किसी ना किसी ऐप के ऊपर या डिजिटल मीटर के ऊपर आना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर नीड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी हम्म। एंड इकोनॉमिकल। तो उसके लिए जो कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके अंदर आप खुद खड़े नहीं उतर रहे थे। अब 22,000 ऑपरेटर हैं, गवर्नमेंट आपको एक वोट बैंक के लिए, आपके वोट के लिए कुछ टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आफ्टर ऑल कोर्ट की गाइडलाइन को तो सबको मानना ही है। तो उसमें क्राइटेरिया में आप गोवा माइल को बाहर करने की बात कर रहे हैं और आप उस क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं बैठ रहे थे, आपका रोजगार ना छिने, इसके लिए हमने ऑफर किया कि आप एसोसिएशन बेस पे अपनी तरफ से एक ऐप बना लें, हम्म। उसके ऊपर सबको रजिस्टर रजिस्टर करके अपना खुद का बिजनेस खुद करें। आप किसी पे, क्योंकि शुरू से गोवा के लोगों में एक स्वाभिमान तो रहा है, एक बात वो करते हैं कि जो है वो वी आर गोविंस, हम अपने लिए काम करेंगे, हम किसी की स्लेवरी नहीं करेंगे, हमने गुलामी देखी है। हम्म। तो अभी आप अगर किसी ऐप एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म पे आके गुलामी में नहीं आना चाहते, लेकिन आप अपने लोगों के बीच में एक ऐप बना के अभी भी आप उसको, जो काम आप ऑफलाइन कर रहे हैं यूनियन के थ्रू कर रहे हैं, वो यूनियन का एक ऐप बन के आप करें, तो पैसेंजर को भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि उसने ऐप के ऊपर बुक करा है, उसको पता है कि आप 1200 ले रहे हैं या 2200 ले रहे हैं या 2500 ले रहे हैं, उसको एक श्योरिटी तो रहेगी, कस्टमर भी सेफ रहेगा, कस्टमर कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, और आपके अपने लोगों में भी ट्रस्ट बनेगा कि हमको जितनी राइड मिल रही है वो ट्रांसपेरेंसी से मिल रही है। अभी आप देखिए कि ये लोग क्लेम करते हैं कि 22,000 टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पर क्या पूरे 22,000 टैक्सी ड्राइवर्स को या ऑपरेटर्स को क्या सबको बिजनेस मिलता है? कई कई ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो एक दिन के अंदर 10-10 राइड भी करते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको हफ्ते हफ्ते भी राइड नहीं मिलती। तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है, और अगर वो इनसिक्योरिटी नहीं होती तो ना गोवा माइल खड़ा हो पाता, ना अपना भाड़ा खड़ा हो पाता। आज अपना भाड़ा के पास भी तो जो 161 फ्लीट जो हम दे रहे हैं, जिन ऑपरेटर्स को दे रहे हैं, वो भी तो आप ही में से कुछ है जिनको फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने ऑफर किया था कि हम एज ए डोनेशन आपको देते हैं, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, आप बना के हमारे साथ में खड़े होइए। क्योंकि देखिए, बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म एक चीज होती है, आप कंपटीशन हम करेंगे, लेकिन कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आपको हम अपने अपने पैरेलल लाके खड़ा कर रहे हैं कि आप भी ऐप चलाइए, हम भी ऐप चलाएं। अब हम कंपटीशन करेंगे तो मजा आएगा। अब सही बात। हम रूल्स रेगुलेशन में आए, हमने हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लिए, आप मीटर नहीं लगा पा रहे हैं, आप ऐप नहीं बना पा रहे हैं, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें उस कंपटीशन का मजा नहीं आएगा। हमने तो आपको रोजगार देने की कोशिश करी है। तो ये पूरी वो चीज थी जिसको
एक्सेप्ट करना या नहीं करना इनके हाथ में था। और एक बात जो नज़र में आती है, वीडियोस भी आते हैं कि जो ऐप बेस्ड सर्विस ऑलरेडी गोवा में है, डराना हम्म। धमकाना बहुत होता है, तो इससे टैकल कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स क्या होगा आपका? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो जो ऐप बेस्ड टैक्सी है उनका प्राइस और है, हम फ्री चला रहे हैं। अगर ये ऑपरेटर आप फ्री में, अब आप देखिए कि इसके अलावा भी कई सारे ऐप हैं। एक अकेले गोवा माइल्स की आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ ये झगड़ा होता है, तो एक ईगो पॉइंट भी है क्योंकि जीटीडीसी ने उसको सपोर्ट किया था। वरना क्या आपके यहाँ ताज नहीं चल रही है? ताज की अपना अपना ऐप है, उनकी अपनी टैक्सीज हैं जो अपने उनके अपने होटल्स और रिजॉर्ट्स के लिए सपोर्ट करती हैं। उसी तरीके से पूरे गोवा के अंदर करीब 200 200 के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 185 ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके पास 50 से ऊपर गाड़ियां हैं, फ्लीट्स हैं खुद के। और वो होटल्स को सर्विसेज देते हैं, वो टूर ऑपरेटर को सर्विसेज देते हैं, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो ऑफलाइन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आज उनके पास 50 गाड़ियां हैं, मेरे पास 150 गाड़ियां हैं, बिजनेस तो एक ही है। मैं भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी टूरिस्ट आएगा, अगर टूरिस्ट की एडवांस बुकिंग मेरे पास में है और वो टूरिस्ट पैसा नहीं दे रहा है, तो किसी ऑपरेटर को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? और और बाकी बाकी अगर डराने धमकाने का सवाल है तो उसके लिए तो कानून है। तो जब आप ऐप बेस्ड सर्विसेज टैक्सी के गोवा में ला रहे हो, और बाकी के मेट्रोज में गोवा में ऐप बेस्ड सर्विस तो अब शुरू होने वाली है, एक तो ऑलरेडी चल रही है, पर जब आप मेट्रोज में सारे इंडिया में देखते हो कि ऐप बेस्ड सर्विसेज ऑलरेडी शुरू हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पे हो रही है, तो क्या आपको गोवा में लगता है कि दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट इज सीरियस और नॉट सीरियस? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूँ, इसमें गवर्नमेंट का कोई पार्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट को तो एंगेज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और ये आप लोगों का एक ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है। और उसके बाद जितने नंबर्स हैं टैक्सी ड्राइवर्स के, वो एक वोट बैंक के, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रखते हैं रिजल्ट को, इलेक्शन के रिजल्ट को। अभी इलेक्शन का टाइम है, कौन पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करती है, कौन नहीं करती। रूल्स रेगुलेशन से बिजनेस चलता है। अगर कोई भी ऐप एग्रीगेटर हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, जब तक कि वो इलीगल नहीं है, अनएथिकल काम नहीं कर रहा है, अपनी सर्विसेज बेटर दे रहा है, तब तक तो ना तो कोई गवर्नमेंट उसको रोक सकती है ना गवर्नमेंट ला सकती है। देखिए, गवर्नमेंट कोई बिजनेस को ला भी नहीं सकती और गवर्नमेंट किसी बिजनेस को रोक भी नहीं सकती। गवर्नमेंट का कंसर्न होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई रूल्स का वायलेशन ना हो, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट का वायलेशन ना हो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने देखनी होती है। गवर्नमेंट को मतलब है अपने रेवेन्यू से। आप समझिए कि 22,000 टैक्सी ऑपरेटर हैं, ये क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को? क्या ये जीएसटी, एक प्लेटफॉर्म पे चलने वाला अगर ऐप एग्रीगेटर है, वो सिस्टमाइज तरीके से अगर रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो वो जीएसटी भी पे करता है। पर जो इतने ऑपरेटर हैं, ये 22,000 ऑपरेटर, एक एक ऑपरेटर खुद अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है क्या? गवर्नमेंट को किसी तरह का टैक्स दे रहा है क्या? देन ऑल्सो गवर्नमेंट ने आपको एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हुए, स्मॉल स्केल या जो है वो वेरी स्मॉल इंडस्ट्री मानते हुए, अपने एक बहुत छोटा बिजनेस मानते हुए आपको अलग अलग तरीके से सब्सिडी दी हुई है। आपको गाड़ी खरीदने पे सब्सिडी दी हुई है, आपको टैक्स में सब्सिडी दी हुई है, आपको लोन के ऊपर सब्सिडी दी हुई है। तो उतना तो काफी है ना। अब ये जस्ट लाइक उसी तरीके से हो गया कि आप पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर किसी कम्युनिटी को आप या कास्ट वाइज आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब उसके अंदर क्या है कि उसका लड़का एजुकेटेड नहीं है, उसके मार्क्स कम है, तो भी वो रिजर्वेशन पे चला जाएगा। और एक बच्चा जिसके अच्छे अच्छे नंबर्स हैं, वो पढ़ाई पढ़ाई करने के बाद भी वो नहीं जा पा रहा है, तो फिर एंड में क्या हुआ कि क्वालिटी डॉक्टर्स आने बंद हो गए, क्वालिटी इंजीनियर्स आने कम हो गए। आज लोगों को सोचना पड़ा ना कि हमको रिजर्वेशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज के ऊपर सोचना की जरूरत थी। अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आया नहीं गोवा के अंदर, इसलिए गवर्नमेंट भी नहीं सोच पाई, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो किसी बिजनेस हाउस को ला नहीं सकती ना। अभी हम लोग आए हैं तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए और गवर्नमेंट सोच रही है। And after the very hopeful Murtada Ali of Apna Bhada, Ashach Monoyata ki let this be a win-win situation for everybody who wants to be into this business, and let's pray for
every step that happens in this direction is a peaceful and a win-win situation for everybody. पळत राहात प्रुडंट मीडिया.